नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। आपका टीचिंग इन हिंदी करियर क्लासेज में स्वागत है। आप लोग उपन्यास और उपन्यासकार के बारे में पढ़ रहे हैं। आज का उपन्यास जो है वो तृतीय उत्थान के उपन्यास हैं। तृतीय उत्थान क्या होता है? तृतीय उत्थान के रूप में रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंदोत्तर युग को तृतीय उत्थान का नाम दिया है। क्या दिए है? तृतीय उत्थान का नाम दिया है। प्रेमचंद के बाद जो युग आता है उसे प्रेमचंदोत्तर युग या प्रेमचंद के उत्तर मतलब बाद में जो युग आता है उसे प्रेमचंदोत्तर युग कहा जाता है। तो इस युग के प्रमुख उपन्यासकार जो हैं, जैनेन्द्र कुमार भी एक प्रमुख उपन्यासकार में आते हैं। जैनेन्द्र कुमार को मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? मनोविश्लेषणवादी विश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है। ठीक है, ये जैनेन्द्र कुमार के बारे में है। इनके उपन्यास जो थे, इनके उपन्यासों का मूल भाव या मूल विषय जो था वो था काम पीड़ा एवं अहम का समर्पण। क्या था? अहम का समर्पण। ये इनके उपन्यास के मूल भाव या मूल विषय थे। आइए अब इनके उपन्यास को जानते हैं। इनका पहला उपन्यास है परख। क्या है? परख, जिसकी रचना इन्होंने सन 1929 ईस्वी में की। और इस उपन्यास में प्रेम को आदर्श तरीके से प्रस्तुत करने का विश्लेषण किया गया है या प्रेम का आदर्शीकरण किया गया है। सुनीता। क्या है? सुनीता, जिसकी रचना इन्होंने 1934 ईस्वी में की। कब की? 1934 ईस्वी में की। इसमें श्रीकांत, सुनीता, हरिप्रसन्न के मनोभाव का विश्लेषण है। इसमें 3 लोग जो हैं, श्रीकांत, सुनीता, हरिप्रसन्न, इनके जो अंदर के भाव हैं, मन के भाव हैं, उन्हीं के बारे में विश्लेषण किया गया है। तीसरा है त्यागपत्र। क्या है? त्यागपत्र, इसकी रचना इन्होंने 1937 ईस्वी में की है, जिस उपन्यास में स्त्री के विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण किया गया है। स्त्री के जब आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है या किसी इंसान द्वारा ठेस पहुंचाई जाती है तो स्त्री के मन में विद्रोह की भावना अंकुरित होती है, जो उसे विद्रोही व्यक्तित्व का बना देती है। उसी स्त्री के विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण इस त्यागपत्र नामक उपन्यास में किया गया है। कल्याणी। क्या है? कल्याणी, इसकी रचना सन 1939 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 1939 ईस्वी में हुई है। इस उपन्यास में विवाह के पश्चात की समस्या का चित्रण है। विवाह के बाद जीवन में जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उसी के बारे में इसमें दर्शाया गया है। सुखदा। क्या है? सुखदा, इसकी रचना सन 1952 ईस्वी में हुई है। इसमें नायिका जो है, मूल पात्र नायिका सुखदा जो है, उनके मन के भावों का विश्लेषण किया गया है। इसके बाद है विवर्त। इसकी रचना सन 1953 ईस्वी में हुई है। इसमें भुवन मोहिनी एवं जितेन की प्रेम कथा का चित्रण है। इसमें प्रेम जो है त्रिकोणीय रूप में चलता है और उसी का चित्रण किया गया है। इसमें व्यतीत की रचना सन 1953 ईस्वी में हुई है। विवर्त और व्यतीत, इन दोनों की रचना सन 1953 ईस्वी में 1953 ईस्वी में हुई है।
इसके बाद आता है जयवर्धन। क्या आता है? जयवर्धन। ये 1956 ईस्वी में लिखा गया उपन्यास है। कब लिखा गया है? 1956 ईस्वी में लिखा गया है। इसमें व्यक्ति की निजता एवं शासन की सामाजिकता के द्वंद्व का चित्रण किया है। व्यक्ति का निजी व्यक्तित्व जो होता है, व्यक्ति जो निजी रूप से होता है, एवं शासन की सामाजिकता, शासन की सामाजिकता, दोनों के बीच में जो लड़ाई होती है, जो द्वंद्व होता है, उसी का चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। मुक्तिबोध 1965 ईस्वी में लिखा गया। कब लिखा गया? 1965 ईस्वी में लिखा गया। अनंतर की रचना सन 1968 ईस्वी में हुई है। इसके बाद आता है अनाम स्वामी। क्या आता है? अनाम स्वामी। इसकी रचना सन 1974 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 1974 ईस्वी में हुई है। इसमें मानव के धार्मिक रूढ़ियों से मुक्त होने का चित्रण है। मानव जो धार्मिक रूढ़ियों में बंधा हुआ है, उसी से छुटकारा पाने का या मुक्त होने का चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। लास्ट आता है इनका दशार्क। क्या आता है? दशार्क। इसमें विवाह विच्छेद एवं स्त्री जीवन की विडंबना का चित्रण हुआ है। विवाह के बाद जब किसी कारणवश आपस में पति पत्नी का तालमेल न मिलने पर जब विवाह विच्छेद या तलाक होता है, तो उसके बाद स्त्री जीवन में जो समस्या या विडंबना होती है, उसी को इस उपन्यास में दर्शाया गया है या उसी का चित्रण किया गया है। इनकी रचनाएं फिर से पढ़ लीजिए जयनेंद्र कुमार की। परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम स्वामी, दशार्क। ठीक है, ये है जयनेंद्र कुमार की रचना। अब इसे इस तरह भी याद कर सकते हैं कि परख। क्या है? परख। सुनीता को परखा गया। क्या होगा? परखा गया। फिर सुनीता जब नहीं खरी उतर पाई उस पर, तो उनसे त्यागपत्र ले लिया गया। जैसे किसी कंपनी में सुनीता नाम की लड़की काम करती है, तो उसे पहले काम पे लगाया गया, उसके काम को देखा गया, उसे परखा गया। जब वो सफल नहीं हो पाई तो उससे त्यागपत्र मांगा गया। क्या मांगा गया? त्यागपत्र मांगा गया। फिर वो कल्याणी से मिलती है। किससे मिलती है? कल्याणी से मिलती है। और किससे मिलती है? सुखदा से मिलती है। किससे मिलती है? सुखदा से। फिर दोनों में विवर्त, फिर कुछ समय व्यतीत करती है। इसके बाद उसमें जयवर्धन आता है, मुक्तिबोध होता है, अनंतर, फिर अनाम स्वामी, फिर दशार्क। इस तरह भी आप जैनेंद्र की रचनाओं को आसानी से याद कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं इलाचंद्र जोशी। कौन है? इलाचंद्र जोशी। तो कुछ विद्वान तो जयनेंद्र कुमार को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक मानते थे, बट इसी में एक विद्वान या लेखक थे डॉक्टर गोपाल राय। कौन था? डॉक्टर गोपाल राय। इनके अनुसार इलाचंद्र जोशी को हिंदी का मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार, इलाचंद्र जोशी को हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यास का पुरस्कर्ता माना जाता था। क्या माना जाता था? पुरस्कर्ता माना जाता था। ठीक है। अब इनके नाटक जो हैं, नाटक नहीं, उपन्यास। इलाचंद्र जोशी का पहला उपन्यास है घृणामयी। क्या है? घृणामयी, जिसकी रचना सन 1929 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 1929 ईस्वी में हुई है। और ये 1950 ईस्वी में लज्जा शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। इसमें एक स्त्री का पश्चाताप का चित्रण है। क्या है? जब एक स्त्री जो रहती है, वो
उससे गलती हो जाती है, बाद में उसे उस गलती का पश्चाताप या पछतावा होता है, उसी का चित्रण घृणामयी में किया गया है। दूसरा है सन्यासी। क्या है? सन्यासी, जिसकी रचना सन 1940 ईस्वी में हुई है। इसमें मूल पात्र नंद किशोर जो हैं उनके अंदर के भाव का मनोविश्लेषण किया गया है। पर्दे की रानी। क्या है? पर्दे की रानी, इसकी रचना सन 1942 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 1942 ईस्वी में हुई है। पर्दे की रानी। क्या है? पर्दे की रानी, जिसकी रचना सन 1942 ईस्वी में हुई है। इसमें मानसिक विकृतियों के व्यक्तियों के चरित्र की मनोवैज्ञानिक व्याख्या है। मानसिक विकृतियों, जो मानसिक तौर से विकृत होते हैं, उन व्यक्तियों के चरित्र की मनोवैज्ञानिक व्याख्या की गई है। इसके बाद आता है निर्वासित। क्या आता है? निर्वासित, जिसकी रचना सन 1900 निर्वासित। क्या है? निर्वासित, जिसकी रचना सन 1946 ईस्वी में हुई है। ये भी एक प्रेम पर आधारित उपन्यास है। मुक्तिबोध 1948 ईस्वी में लिखा गया। सुबह के भूले। क्या है? सुबह के भूले, जिसकी रचना सन 1951 ईस्वी में हुई। जिप्सी 1952 ईस्वी में। जहाज का पक्षी। क्या है? जहाज का पंछी 1954 ईस्वी में लिखा गया ईलाचंद्र जोशी का उपन्यास है। इसके बाद है ऋतु चक्र 1969 ईस्वी। भूत का भविष्य 1973 ईस्वी। कवि की प्रेयसी 1976 ईस्वी। ये सारे उपन्यास ईलाचंद्र जोशी के हैं। इनके उपन्यास इस तरह भी याद कर सकते हैं। घृणामयी। क्या होता है? घृणामयी, जब घृणा उत्पन्न होती है, इसके बाद घृणा को शांत करने के लिए या घृणा को दूर करने के लिए या मन के जो विकार होते हैं उनको वो दूर करने के लिए, उनसे छुटकारा पाने के लिए आदमी या इंसान सन्यासी हो जाता है। क्या होता है? सन्यासी हो जाता है। फिर वो पर्दे की रानी से मिलता है। किससे मिलता है? पर्दे की रानी से मिलता है। फिर प्रेम और छाया होती है। फिर वो जब वो रानी सन्यासी से प्रेम करने लगती है तो उसे राज्य से निर्वासित कर दिया जाता है। क्या होता है? निर्वासित कर दिया जाता है। फिर वो भी उन्हीं सन्यासी के साथ फिर मुक्ति पथ पर चल पड़ती है। तो वो सुबह के भूले जो थे जिप्सी, फिर उन्हें जहाज का पंछी, वो जहाज में बैठकर ऋतु चक्रों के साथ भूत और भविष्य के वक्ता बन जाते हैं। कवि की प्रेयसी, फिर वो कवि की प्रेयसी हो जाती है। इसी तरह इनके उपन्यास भी याद कर सकते हैं, जैसे घृणामयी, सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेम और छाया, निर्वासित, मुक्तिपथ, सुबह के भूले, जिप्सी, जहाज का पंछी, ऋतु चक्र, भूत का भविष्य, कवि की प्रेयसी। ये सारी रचनाएं ईलाचंद्र जोशी की हैं।